कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। जमशेदपुर नाम के गांव में एक बूढ़ी औरत जानकी रहा करती थी। उसको 3 लड़कियां थी। पहली का नाम था दिशा, दूसरी का नाम था जिया और तीसरी का नाम था गीता। जानकी अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन छोटी बेटी गीता से वो नफरत किया करती थी, क्योंकि उसका जन्म होने के बाद उसके पिताजी गुजर गए थे और उनके कमाने का जरिया भी खत्म हो गया था। जानकी उसे बहुत भला बुरा कहती, मगर गीता अपनी माँ होने के कारण उसे उल्टा जवाब नहीं देती थी। जानकी गीता को झूठा खाना दिया करती थी, उसे फटे पुराने कपड़े दिया करती थी। उसकी बहनें भी उसके साथ इसी तरह का व्यवहार करती थी। इन सब के कारण गीता बहुत उदास थी, मगर वो कुछ नहीं बोलती थी। अरे दिशा, जिया, जरा फल भी खाया करो, कैसी हो गई हो? ये सब गीता कोने में खड़ी देख लेती है। वो मन ही मन बहुत उदास हो जाती है और बाहर जाके रोने लगती है। तभी जानकी उसे आवाज लगाती है। अरे ओ गीता, कहाँ मर गई तुम? ये काम कौन करेगा? चल उठा ये प्लेट और ले जा। वो झूठे फल देख गीता रोने लगती है और वो सारे फल पंछियों को डाल देती है। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। भरपेट खाना ना मिलने की वजह से गीता की तबीयत भूख के मारे खराब हो जाती है, मगर घर के सारे काम उसे ही करने पड़ते हैं। एक दिन वो हमेशा की तरह अपने काम कर रही थी। तभी हम ये चिकन के सारे पीस खा लेते हैं और बचा हुआ उस गीता के लिए रख देते हैं। ये सही बात है, ऐसा ही करेंगे, चलो। ऐसा बोल के दिशा और जिया वहाँ से चली जाती है। तब गीता वहाँ आती है और मेज पर पड़े चिकन के खाए हुए पीस देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। उसकी वो खाने की इच्छा भी नहीं होती। वो सारा खाना एक प्लेट में निकालकर अपने घर के बाहर कुत्तों को खिला देती है। वो एक बड़ी पहाड़ी पर चली जाती है और जाते समय अपने हाथ में एक लकड़ी की काठी लेकर जाती है। पहाड़ी पर पहुंचकर वो एक जगह बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। बहुत देर हो जाने के बाद उसे वहाँ से एक आवाज आती है। गीता, गीता, मेरी बच्ची, तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ है? कौन हो आप? आपको मेरा नाम कैसे पता? मैं जादुई दादी हूँ। मेरे पास जादू है। मैं मेरे जादू से कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हें क्या हुआ है बताओ? जादुई दादी, मेरे घर में माँ और 2 बहनें रहती है। वो मुझसे सौतेलों सा व्यवहार करती है। मैं उनके लिए उनके सारे काम करती हूँ, फिर भी मुझसे वो ऐसा व्यवहार करती है। मैं क्या करूँ? मुझे हमेशा झूठा खाने को देती है। आज भी मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे खाना चाहिए। अच्छा, तो ये बात है। तुम यहाँ पहाड़ी पर आई थी, तब तुम हाथ में क्या लेकर आई हो? बताओ जरा। मैं हाथ में एक लकड़ी लेकर आई हूँ अपने संरक्षण के लिए। बाकी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हारे हाथ में जो लकड़ी है वो हमेशा की तरह लग रही है क्या? देखो जरा। हाँ दादी, आज थोड़ी अलग सी लग रही है, मगर इससे क्या होगा? मुझे खाना तो नहीं मिलेगा ना? गीता, इस छड़ी से तुम बोलो, हे जादुई छड़ी, मुझे खाना दो। तब ये छड़ी एक मेज में परिवर्तित हो जाएगी और तुम जो खाना चाहती हो वो मंगवा सकती हो। सच में दादी ऐसा होगा? करके तो देखो। गीता अब उस छड़ी से कहती है। हे जादुई छड़ी, मुझे अभी के अभी चिकन बिरयानी और कुछ मीठे पकवान चाहिए। तभी वो छड़ी एक मेज में बदल जाती है और उसे जो चाहिए वो पकवान वहाँ आ जाते हैं। गीता उस खाने पर टूट पड़ती है और सारा खाना खा डालती है। खाना खाने के बाद वो बूढ़ी दादी को धन्यवाद देती है। धन्यवाद दादी, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। अब तुम कभी भी भूखी नहीं रहोगी और कुछ भी चाहिए तो इस छड़ी से मांग लेना, ठीक है? अब दादी गायब हो जाती है और गीता वो जादुई छड़ी लेकर घर आती है। अब गीता बहुत खुश रहने लगी और उसे खाना खाने की भी कोई चिंता नहीं थी। अब उसके बहनों के प्लेट का खाना वैसे ही रहने लगा। ये बात दिशा और जिया के नजर से छुप नहीं पाई। अरे दिशा, ये गीता खाना क्या खाती है? प्लेट में हम जो छोड़ देते हैं वो वैसे का वैसा ही रहता है। हाँ, अगर ये घर का खाना नहीं खाती तो खाती क्या है? चलो हम उसका पीछा करते हैं, हमें पता चल जाएगा कि ये कहाँ जाती है और क्या करती है। जिया और दिशा अगले दिन गीता का पीछा करती है। गीता छड़ी लेकर उस पहाड़ी पर जाती है। वो दोनों उसके पीछे पीछे चली जाती है। अरे जिया, ये गीता पहाड़ी पर क्यों जा रही है? क्या पता, देखते हैं, चलो। जिया और दिशा एक पेड़ के पीछे छुप जाती है और गीता को देखने लगती है। गीता अपने हाथ में वो छड़ी लेकर बोलती है। हे जादुई छड़ी, मुझे खाना दो, मेरे मनपसंद पकवान मुझे चाहिए। अब वहाँ एक मेज तैयार हो जाती है और मेज पर तरह तरह के पकवान आ जाते हैं। गीता उस मेज पर बैठकर खाना खाने लगती है। तभी दिशा जिया से कहती है।
अरे ये गीता के पास क्या जादुई छड़ी है क्या? अरे ये तो सच में जादुई छड़ी है। ये गीता की बच्ची यहाँ खाना खाती है, इसलिए घर का खाना नहीं खाती। चलो ये बात हम माँ को बताएंगे। चलो। दोनों बहनें घर जाकर अपनी माँ को सारी सच्चाई बता देती है। अरे माँ, उस गीता के पास एक जादुई छड़ी है। वो छड़ी जो मांगो वो देती है। हाँ माँ, सच में, हमने हमारी आंखों से देखा है। अच्छा, ऐसी बात है, इसीलिए ये कलमुही घर का खाना नहीं खाती है। आने दो इसे, आज देखती हूँ। जानकी गीता का इंतजार करती है। जब गीता घर आती है, अरे ओ गीता, कहाँ चली गई थी? आने में बड़ी देर कर दी। माँ, मैं उस पहाड़ी पे गई थी, वहाँ मेरा मन लगता है, इसीलिए वहाँ जाती हूँ। बाकी कुछ नहीं है माँ। अच्छा, बहुत बड़ी हो गई हो, अपने माँ से झूठ बोलने लगी हो। मुझे सब पता है कि तुम क्या करती हो, झूठ बोल रही हो। नहीं माँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। अच्छा, तुम झूठ नहीं बोल रही तो इस छड़ी का तुम क्या करती हो? पहाड़ी पे जाते समय मेरे संरक्षण के लिए मैं इसे अपने पास रखती हूँ। अच्छा, तो दो ये छड़ी, इसे मैं मेरे पास रखती हूँ। ऐसा कह के जानकी वो छड़ी गीता से छीन लेती है और जानकी उस छड़ी के 2 टुकड़े कर देती है। वो टुकड़े वो गीता को देती है। ये देख गीता बहुत रोने लगती है। आपने ऐसा क्यों किया माँ? क्योंकि ये जादुई छड़ी है जो तुम्हें खाना देती है, इसीलिए मैंने इसे तोड़ा। अब गीता फूट फूट के रोने लगती है। वो टूटी छड़ी लेकर अपने कमरे में चली जाती है। उसके पुराने दिन वापस आ जाते हैं। उसे खाने के लाले पड़ते हैं। अब वो पहले की तरह ही भूखी रहने लगी थी। एक दिन वो फिर से उस पहाड़ी पर चली जाती है और वहाँ बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। बहुत देर हो जाती है। उस पहाड़ी पर बहुत बड़ा प्रकाश छा जाता है और वहाँ वो जादुई दादी वापस आ जाती है। क्या हुआ गीता, आज फिर से यहाँ फूट फूट कर रो रही हो? दादी, मेरी ये जादुई छड़ी मेरी माँ ने तोड़ डाली है। अब मेरी हालत पहले जैसी ही हो गई है। मुझे खाने को कुछ भी नहीं मिलता। अब मैं क्या करूँ? मेरी प्यारी गीता, तुम चिंता क्यों करती हो? ये अभी भी जादुई छड़ी ही है। तुम अब इस जादुई छड़ी के टुकड़ों को जहाँ तुम हमेशा जाती हो वहाँ जमीन में गाड़ दो, फिर देखो चमत्कार। अब तुम घर जाओ। जादुई दादी, ये सब मेरे साथ कब तक चलेगा? बेटी, मैंने जो कहा है वो करो, तुम्हारी सारी उलझनें सुलझ जाएगी। चलो, मैं चलती हूँ। दादी वहाँ से गायब हो जाती है और गीता वहाँ से चली जाती है। गीता अपने घर आकर अपने आंगन में चुपके से उस छड़ी के टुकड़े गाड़ देती है। अगले दिन वो बाग में जाकर देखती है तो उस छड़ी की जगह एक छोटा सा पौधा उगाता है। वो उस पौधे का अच्छी तरीके से ख्याल रखती है और कुछ ही दिनों में वो पौधा एक पेड़ में परिवर्तित हो जाता है। उसे देख गीता बहुत खुश हो जाती है। जानकी और उसकी 2 बेटियों की भी नजर उस पौधे पर पड़ती है और वो आश्चर्यचकित होती है। अरे दिशा, जिया, ये देखो, ये पेड़ चमत्कारी पेड़ है। इसके पत्ते चांदी के और फल सोने के हैं। जरा देखो तो। हाँ, सच में माँ, ये तो अद्भुत पेड़ है। चलो हम उसे वहाँ जाकर देखते हैं। जानकी, दिशा और जिया वहाँ चली जाती है और उस पेड़ के फल तोड़ने की कोशिश करती है, मगर वो जब भी उस पेड़ के पास चली जाती, उस पेड़ की टहनियाँ ऊपर हो जाती और उनके हाथ उस पेड़ का एक पत्ता भी नहीं आता था। अब वो तीनों माँ बेटी थक जाती है। तभी गीता वहाँ आती है। वो उस पेड़ के पास जाकर उसे प्रणाम करती है और उसके फल तोड़ने लगती है। तभी पेड़ की शाखाएं और भी नीचे आती है और गीता उसके कुछ सोने के फल तोड़ लेती है। वो अपनी माँ को देती है, फिर भी उसकी माँ खुश नहीं होती। तभी उन्हें दूर से घोड़ों की आवाज सुनाई देती है। माँ अपनी बेटियों से कहती है, दिशा और जिया, इस रास्ते से राजकुमार आ रहे हैं। तुम अच्छी तरह से तैयार हो जाओ। और गीता, तुम उस झाड़ियों में छुप जाओ, जल्दी करो। क्यों माँ? ज्यादा बातें मत करो, जितना कहा है उतना ही करो। जाओ, जल्दी उस झाड़ियों में जाके छुप जाओ। गीता झाड़ियों के पीछे छुप जाती है और दिशा और जिया तैयार होकर वहाँ खड़ी रहती है। वहाँ वो नौजवान राजकुमार आता है और उस पेड़ को देखकर रुक जाता है। ये सुनहरे फल लगा हुआ पेड़ और चांदी के पत्तों वाला पेड़ तो मैंने पहली बार देखा है। जी राजकुमार, ये पेड़ हमारा है। आपका यहाँ कैसे आना हुआ? मैं मेरी राजकुमारी की तलाश में हर प्रदेश ढूंढ रहा हूँ, मगर मुझे अब तक वो मिली नहीं। राजकुमार, आपको मेरी लड़कियाँ नहीं पसंद आई क्या? ये लड़कियाँ और मेरे लायक? मुझे तो खूबसूरत लड़की से शादी करनी है। वैसे आप मुझे इस पेड़ की एक टहनी तोड़कर देंगी क्या? जी नहीं राजकुमार, हम इस पेड़ को हाथ भी नहीं लगा सकते। ठीक है। ऐसा कहकर राजकुमार वहां से चला जाता है और जानकी अपनी बेटियों को भला बुरा कहने लगती है।
तभी गीता वहां आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, वो कौन थे? तू तो चुप ही कर, मनहूस कहीं की। तुम्हारा मुंह देखा ना, इसीलिए ऐसा हुआ है। गीता की आंखों से आंसू बाहर निकल आते हैं। वो पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। सब लोग वहां से जाने के बाद उस पेड़ से आवाज आती है, मेरी प्यारी बच्ची, रो मत, चलो आंसू पोंछो। कौन है? मैं, तुम्हारी जादुई दादी। मैं इस पेड़ में हूँ। अरे बेटी, ऐसे निराश नहीं होते। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? गीता अब सारी घटना विस्तार से बताती है और कहती है, दादी, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? आज मुझे पहली बार एक राजकुमार पसंद आया था और वो भी मेरे नसीब में नहीं है। अरे बेटी, मायूस मत हो। तुम ऐसा करो कि रात के समय तुम अकेले यहाँ इस पेड़ के पास आ जाओ। बाद में मैं जैसा बताऊंगी वैसा ही करो। गीता अपने आंसू पोंछकर अपने घर चली जाती है। गीता घर के सारे काम पूरे करके अपने कमरे में सोने जाती है और रात होने का इंतजार करती है। जब रात हो जाती है तब गीता उस पेड़ के पास चली जाती है। उस पेड़ में से अब दादी की आवाज आने लगती है, आओ बेटी गीता, अब तुम मेरे पेड़ की एक टहनी तोड़ो और इस पेड़ के सामने आके खड़ी हो जाओ। पेड़ को हाथ लगाते ही उसके कपड़े मलमल के बन जाते हैं और उसके पोशाक पर हीरे लग जाते हैं। गीता अब उस रूप में बहुत सुंदर लगती है। गीता, अब तुम इस पेड़ का एक पत्ता तोड़ो और देखो क्या होता है। पत्ता तोड़ते ही वो पत्ता बहुत बड़ा बन जाता है और दादी गीता से कहती है, गीता, अब तुम इस पत्ते पर बैठ जाओ। ये पत्ता तुम्हें तुम्हारे राजकुमार के पास ले जाएगा और तुम उसे ये टहनी दिखा दो। गीता बहुत ही सुंदर दिखने लगती है। तब गीता उस चांदी के पत्ते पर बैठकर राजमहल में राजकुमार के कक्ष के पास खड़ी हो जाती है और उसे आवाज लगाती है, राजकुमार, राजकुमार, तुम कहाँ हो? देखो, मैं आ गई। राजकुमार अपने कक्ष से बाहर आ जाता है और वो गीता को देखते ही रहता है। राजकुमार, मैं आपके लिए ये सुनहरे पेड़ की टहनी तोड़ लाई हूँ। क्या बात है, हे सुंदर लड़की, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अब गीता बहुत रोने लगती है और अपनी सारी कहानी राजकुमार को बताती है। चिंता मत करो मेरी प्रिय, तुम्हारी माँ और बहनों को मैं कल ही कारावास में डाल दूंगा। नहीं राजकुमार, आप क्रोधित मत होइए। वो मेरी माँ और बहनें हैं, इसीलिए आप उन्हें छोड़ दीजिए। वो मेरा अतीत था और मेरा आज आप हो मेरे राजकुमार। दोनों शादी कर लेते हैं और गीता राज्य की महारानी बन जाती है। गीता अपने राजकुमार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। रामटेक नाम के गांव में विठू नाम का एक लकड़ी का कारीगर रहता था। गांव में किसी का भी घर बनाना हो तो विठू को बुलावा आ जाया करता था। बारिश के मौसम में बैलगाड़ियां तैयार करना तथा खेती के औजार तैयार करना आदि काम वो कर लिया करता था। उस गांव में लोग उसे उसके काम के बहुत कम पैसे देते थे। उसे एक बेटा था, विजय। विजय बहुत ही सीधा और सरल था, इसी वजह से कोई भी उसे आकर ठग लेता था। विजय के दोस्त उससे कोई भी काम कम दाम में करवा लेते थे। जब विठू घर पे ना हो तब सारे दोस्त घर पर आकर विजय से अपने छोटे मोटे काम मुफ्त में करवा लेते थे। इस सब से विठू बहुत परेशान रहता था। अरे विजय, ये तुम्हारे लालची दोस्तों से जरा बच के रहना, ये तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये तुमसे मीठी मीठी बातें करके काम करवा लेते हैं। बेटा, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता लगी रहती है। पिताजी, हमें इस दुनिया में जिसने लाया है उसको चिंता होगी। हाँ, आप चिंता मत करो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अचानक विठू की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। किसी भी दवा का उस पर कोई असर नहीं होता। अब घर की जिम्मेदारी विजय पर आ पड़ती है। अपने पिता की तरह ही विजय लकड़ी की कारीगरी में माहिर था, लेकिन उसके भोले स्वभाव के कारण लोग उसका फायदा उठाते थे। ऐसे ही एक दिन सरपंच जी ने विजय को अपने घर बुलाया। नमस्ते सरपंच जी। नमस्ते। आओ विजय, जरा घर का काम निकालना था, इसलिए तुम्हें बुलाया। मुझे घर के लिए 4 चौखट और 2 खिड़कियां चाहिए। 1 हफ्ते में बनवा के दोगे? हाँ सरपंच जी, मैं आपको जल्द ही बनवा दूंगा। अगर तुमने ये काम कर दिया तो मैं तुम्हें 4 बोरियां भर के अनाज दूंगा और उसके साथ मेरे खेत के घर का भी काम दूंगा। हाँ सरपंच जी, मैं जल्द ही आपको सारे चौखटे और खिड़कियां बनवा कर ला दूंगा। विजय काम को लेकर बहुत उत्सुक होता है और लकड़ियां तोड़ने के लिए बैलगाड़ी लेकर जंगल में चला जाता है। उसे जंगल का कोना कोना पता था। उसे कहाँ अच्छी लकड़ियां मिलेगी ये भी पता था। उसने काटने के लिए एक सूखा नीम का पेड़ चुना और कुल्हाड़ी से उस पर घाव करना शुरू किया। 1-2 घाव करते ही उस पेड़ से आवाज आई, हे मानव, रुक जाओ। कौन है? सामने आओ। मैं हूँ मानव, पेड़। मैं एक ब्रह्म राक्षस हूँ। मुझे एक साधु ने इस पेड़ में कैद कर दिया है। तुम कृपा करके इस पेड़ को मत काटो। अगर तुमने ये पेड़ काट दिया तो मैं मर जाऊंगा। तुम मुझे जीवन दान दे दो, इसके बदले में तुम जो चाहो वो मैं दूंगा। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्षमा कर दीजिए।
ब्रह्म राक्षस विजय की ये बात सुनकर प्रसन्न हो गया। तुम कहाँ से आए हो और नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम विजय है, मैं यही पास के गांव से आया हूँ। विजय अपनी सारी हकीकत उस पेड़ को बता देता है और उसके लिए ब्रह्म राक्षस को बहुत बुरा लगता है। उस साधु ने बताया था कि जब तक तुम एक पुण्यवान आदमी की मदद ना करो तब तक तुम इस पेड़ से मुक्त नहीं हो सकते, और अब मुझे मौका मिला है मुक्ति पाने का। विजय, मेरे पेड़ की एक सूखी टहनी तोड़ लो और घर जाकर उसे जमीन पर पटक कर उस टहनी से जो चाहे मांग लो, तुम्हें मिल जाएगा। क्या? ये जादुई टहनी घर में जाकर मुझे जो मांगू वो देगी? हाँ विजय, ये टहनी तुम जो भी मांगोगे वो दे देगी, सिर्फ इसका गलत इस्तेमाल मत करना। हाँ ब्रह्म राक्षस, मैं इसका सही इस्तेमाल करूंगा। विजय वो टहनी अपनी कमर से बांधकर बैलगाड़ी लेकर अपने घर की ओर निकलता है। उसी गांव में श्याम नाम का एक और कारीगर रहता था जो विजय को गांव में आता देख लेता है। अरे, ये विजय आज खाली बैलगाड़ी लेकर आ रहा है और कमर में उसने ये टहनी कैसी बांधी है? चालाक श्याम विजय का पीछा करते हुए उसके घर तक जाता है। क्या सच में ये टहनी जादुई है? मुझे इसे आजमा कर देखना चाहिए। अब विजय अपने घर के आंगन में उस टहनी को जमीन पर पटकता है और उससे बहुत सारी लकड़ियां मांगता है। तभी बहुत सारा लकड़ियों का ढेर वहां तैयार हो जाता है। ये सब देखकर विजय चौंक जाता है और अपने पिताजी को ये बात बताने के लिए घर के अंदर चला जाता है। जल्दबाजी में वो टहनी घर के आंगन में ही छोड़ देता है। ये सब श्याम ने देख लिया था। जैसे ही विजय घर के अंदर गया, श्याम ने वो टहनी वहां से चुरा ली। विजय ने घर के अंदर जाकर पिताजी को उस जादुई टहनी के बारे में बताया। घर के बाहर आकर उसके पिताजी भी चौंक गए। इतनी सारी लकड़ियां, कमाल है। लेकिन वो जादुई टहनी कहाँ है बेटा? अरे, यही तो रखी थी मैंने, कहाँ चली गई? विजय ने हर जगह ढूंढा लेकिन उसे वो जादुई टहनी नहीं मिली। दूसरी तरफ श्याम ने उस टहनी का खूब इस्तेमाल किया और एक धनवान व्यापारी बन गया। धीरे धीरे विजय की सारी लकड़ियां खत्म हो गई और इसी वजह से वो कुछ लकड़ियां लाने फिर से जंगल की तरफ गया। अब मुझे दूसरे पेड़ों की लकड़ियां तोड़नी होगी। मैंने वो जादुई टहनी खो दी। उस नीम के पेड़ के सामने मैं किस मुंह से जाऊं? ये सोच के वो दूसरे पेड़ों की तलाश में वहां से चला जाता है। वो ब्रह्म राक्षस वाला पेड़ उसे देख लेता है और उसे आवाज देता है। विजय, तुम फिर से जंगल में आ गए? तुम्हें कुछ काम पड़ गया क्या? मुझे माफ कर देना ब्रह्म राक्षस, तुमने दी हुई टहनी मैं संभाल न सका, उसे कोई चुरा कर ले गया, इसलिए मैं यहाँ लकड़ियां लाने फिर से आया हूँ। अब वो उसे सारी घटना विस्तार से बताता है। ब्रह्म राक्षस अपनी विद्या से सब कुछ जान लेता है। ठीक है विजय, तुम मेरे पेड़ की और एक टहनी तोड़ लो। ये भी जादुई टहनी है, मगर मैं जैसे बताऊं वैसे ही करना। हाँ हाँ, आप जैसा बोलोगे वैसा ही होगा। ये जादुई टहनी जिस किसी बीमार आदमी के बदन पर घुमाओगे वो आदमी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। अब विजय के मन में अपने पिता का विचार आता है और वो उस पेड़ से धन्यवाद देता है। वो टहनी तोड़कर अपने कमर में लगाकर वहां से कुछ जरूरत की लकड़ियां लेकर चला जाता है। विजय गांव में आते ही शाम की नजर उस पर पड़ती है। आज विजय बहुत दिनों के बाद जंगल गया था और उसके कमर में आज भी एक टहनी थी। शाम को इस बात का भी अंदाजा था कि यह भी जादुई टहनी होगी, मगर उसका कैसे उपयोग करते हैं ये उसको नहीं पता था। उसने इस बार भी विजय का पीछा किया और छुपके से उसे देखने लगा। विजय ने घर जाकर वो टहनी अपने पिता पर आजमाई। अरे विजय, तू ये क्या कर रहा है? पागल तो नहीं हो गया? पिताजी, आप बस देखो मैं क्या करता हूँ। तभी चमत्कार हो जाता है। उसके पिताजी एकदम से खड़े हो जाते हैं। उन्हें कोई भी थकान महसूस नहीं होती। ये देख दोनों बाप बेटे खुश हो जाते हैं। विजय वो टहनी अपनी अलमारी में रख देता है और अब वो दोनों काम करने के लिए बाहर चले जाते हैं। इस बार भी शाम वो टहनी चुराकर घर ले आता है। विजय और उसके पिता काम करके घर लौटते हैं। पिताजी, आपने मेरी जादुई टहनी ली है? अरे विजय, मैं वो टहनी क्यों लूं? उससे मैं क्या करूंगा बेटा? विजय अब उदास हो जाता है। उसके पिता उसे समझाते हैं। अरे बेटा, तुम्हारे नसीब में नहीं होगी इसलिए नहीं मिली, जाने दो, हम हमारा लकड़ियों का कारोबार करेंगे, तुम मायूस मत हो। जो हमारे पास नहीं उसका गम करने का कोई फायदा नहीं। अब दोनों बाप बेटे काम में लग जाते हैं। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक उस नगर के महाराजा बहुत बीमार पड़ जाते हैं और जो भी उनको अच्छा कर देगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्रा बख्शिश रखा जाता है। अब शाम के मन में एकदम से विचार आता है। विजय ने अपने पिताजी को इसी जादुई टहनी से ठीक किया था। अब ये जादुई टहनी मेरे बहुत काम आएगी। ये जादुई टहनी मैं राजा के पास ले जाऊंगा और उन्हें ठीक करके उनसे इनाम मांग लूंगा। ये सोच के शाम महाराज के राज दरबार में चला जाता है। कौन हो तुम? मैं एक लकड़ियों का व्यापारी हूँ, मुझे महाराज से मिलना है। सेवक सूचना महाराज को देते हैं। महाराज जानते थे
कि श्याम जो लकड़ियों का व्यापारी है वो बहुत कंजूस और लालची किस्म का आदमी है। महाराज उसे अपने कक्ष में बुलाते हैं। प्रणाम महाराज। बोलो, यहाँ क्या काम है तुम्हारा? मेरे पास आपको ठीक करने की एक बहुत अच्छी दवाई है, मगर आप ठीक हो गए तो मुझे इनाम और मैं जो मांगूंगा वो देना होगा। ठीक है, मैं ठीक हो गया तो तुम्हें तुम्हारी मुंह बोली कीमत मिलेगी। अब श्याम ने वो जादुई टहनी निकाली और महाराज पर उसका प्रयोग किया, लेकिन अनर्थ हुआ। महाराज ठीक होने से उल्टा और ज्यादा बीमार हो गए। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये महाराज और इसके सैनिक मुझे नहीं छोड़ेंगे। यहाँ से निकलना ही ठीक होगा। पकड़ लो इस चालाक श्याम को और इसे कारागार में डाल दो। दया महाराज, दया, आप बड़े दयालु हैं। मेरा ये गुनाह माफ कर दीजिए महाराज। सच्चाई क्या है बता दो, वरना आजन्म कारावास भुगतना पड़ेगा। महाराज, आप ही हमारे पालन करता हो, आपसे क्या छुपाना। अब वो महाराज को सारी सच्चाई बता देता है और ये भी बताता है कि कैसे उसने विजय से वो टहनी चुराई। महाराज विजय को राज दरबार में बुलाते हैं। सैनिक विजय को महल लेकर आते हैं और राजा द्वारा विजय को सारी सच्चाई समझ आ जाती है। विजय, हमें लगता है कि अब तुम ही हमें बचा सकते हो। क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? हाँ महाराज, ये टहनी तो मेरी ही है, मगर ये किसी को बीमार नहीं करती। ये तो बीमार को ठीक कर देती है। न जाने आप पे इसका विपरीत परिणाम कैसे हुआ। ये सब उस ब्रह्म राक्षस की माया थी। अब विजय महाराज के सर से लेके पांव तक वो जादुई टहनी घुमाता है और महाराज एकदम से ठीक हो जाते हैं। वे बेहद खुश होकर इनाम में विजय को 5000 स्वर्ण मुद्रा और गांव की 100 एकड़ जमीन बख्शिश के रूप में देते हैं। वहां ब्रह्म राक्षस को भी उस पेड़ से मुक्ति मिल जाती है। शाम को महाराज दंड के साथ साथ 5 सालों की सजा सुनाते हैं। अब विजय और उसके पिताजी एक खुशहाल जिंदगी बिताते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर छोटी मोटी चोरी कभी ना कभी पकड़ी जाती ही है। चंद्रपुर नाम के गांव में राधा नाम की औरत रहा करती थी। उसका परिवार बहुत समृद्ध था। घर में वो, उसका पति, एक बेटी और बूढ़ी सास रहा करती थी। राधा स्वभाव से बहुत रहमदिल थी और गांव में किसी की भी मदद कर देती थी। उस गांव के जंगल में गज्जू नाम का एक डाकू रहता था। वो बहुत ही खतरनाक था। सारे गांव वाले उससे डरते थे। वो जो भी मांगता गांव वाले उसे दे दिया करते थे। राधा का पति सुधीर एक दिन जंगल से जा रहा था। तभी गज्जू डाकू ने उसका रास्ता रोक लिया। क्यों रे, कहाँ जा रहा है? घर जा रहा हूँ, तुमसे मतलब? अरे हमसे कैसे मतलब नहीं, हम तो तुम्हारी जान के बदले में तुमसे कुछ मांग रहे हैं। घर जाकर 1 लाख रुपया लेकर आओ। 1 लाख रुपया कितना होता है पता भी है? पता नहीं तो आप देंगे ना, तब गिन के पता कर लेंगे। क्यों साथियों? ऐसा कह के वो डाकू जोर जोर से हंसने लगते हैं। तुम्हें तो पता है, अगर पैसे नहीं दिए तो क्या होगा, तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा, वो तुम जानो। अब सुधीर बहुत चिंता में डूब जाता है और अपने घर बहुत देर बाद पहुंचता है। क्या हुआ जी? अब कभी भी इतनी देर से घर नहीं आते हो, आज क्या बात है? बड़ी टेंशन में दिखाई दे रहे हो। कुछ नहीं, बाद में बात करते हैं। अब सुधीर खाना खा के अपने कमरे में चला जाता है और कमरे में जाकर कुछ पैसे गिनने लगता है। राधा ये सब देखती है और उसके पास आती है। अजब, क्या कर रहे हो और ये पैसे क्यों गिन रहे हो? ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी? अरे राधा, आज घर आते समय वो गज्जू डाकू दिखाई दिया था। उसने मुझे धमकी दी है कि कल के कल उसे 1 लाख रुपए चाहिए, और वो भी नगद। हाय राम, क्या होगा अब हम क्या करें? इतने पैसे तो नहीं है हमारे पास। हाँ राधा, और पैसों का इंतजाम तो करना ही होगा। तुम्हें तो पता है वो गज्जू डाकू कैसा है, किसी को मारने से पहले सोचता भी नहीं। हाँ जी, ये तो सच ही है। सुधीर अगले दिन सरपंच जी से कुछ पैसे मांगने जाता है। नमस्ते सरपंच जी। नमस्ते, कहो कैसे आना हुआ? सरपंच जी, आपसे मुझे कुछ पैसों की मदद चाहिए थी, कुछ दिन बाद लौटा दूंगा। अरे मगर ऐसे अचानक? हाँ सरपंच जी, कुछ अर्जेंट ही समझ लीजिए, कृपा करके पैसे दे दीजिए। अरे तू ले जा, मगर बात तो बता कि क्या हुआ है। बाद में बताऊंगा सरपंच जी, अभी नहीं, चलता हूँ। पैसे लेकर सुधीर जल्दी जल्दी घर चला जाता है और घर से बचे हुए पैसे लेकर जंगल में गुज्जू डाकू के पास जाता है। वो पैसे उसके हवाले कर देता है। जब सुधीर जंगल में जा रहा होता है, राधा उसके पीछे पीछे छुपके से जाती है, क्योंकि उसे पता था कि गज्जू 1 नंबर का लुच्चा और लफंगा बदमाश डाकू है। अब वो दूर खड़ी ये सब देखती है और गुस्से से लाल हो जाती है। तभी गज्जू का साथी सुधीर के पीछे से आता है और उसे पकड़ लेता है। सुधीर बहुत झटपटाता है मगर अपने आप को छुड़ा नहीं पाता। तभी राधा बीच में आती है और अपने साथ लाया डंडा लेकर उस आदमी के सिर पर जोर से मारती है।
वो आदमी जमीन पर गिर जाता है। ये सब देखकर गज्जू और उसके साथी बहुत गुस्सा हो जाते हैं और सुधीर और राधा दोनों की हत्या कर देते हैं। वे उनकी लाशों को घने जंगल में फेंक देते हैं। यहाँ उनकी बेटी और बूढ़ी माँ उनका इंतजार करते रहते हैं। बूढ़ी माँ गांव में घूम घूम कर अपने बेटे और बहू को ढूंढती है, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चलता। इधर जंगल में राधा एक चुड़ैल में परिवर्तित हो जाती है। धीरे धीरे चुड़ैल ने प्रतिदिन गज्जू के एक एक साथी को मारना शुरू किया। इस बात को लेकर अब गज्जू के साथी डर गए थे। सरदार, आप कहते हो कि कुछ नहीं होगा, मगर यहाँ तो हमारे दिन ब दिन एक एक साथी मर रहे हैं। अब हम क्या करें, और पता भी नहीं लगता कि कौन मार रहा है। ठीक है, अब हम एक योजना बनाएंगे। अब हम जंगल में लोगों को लूटना बंद करेंगे और अब गांव में जाकर लोगों को लूटेंगे। लोगों के मन में डर बिठाना बहुत जरूरी है और इसके लिए हमें गांव लूटने की जरूरत है। अब डाकू और उसके साथी गांव में चले जाते हैं और स्कूल के बच्चों को अगवा करके जंगल ले आते हैं, मगर इस बात की गांव वालों को कोई खबर नहीं होती। अरे, गांव में इन लोगों को हमारे एक आदमी ने जाकर सूचित करना होगा, तभी इन मूर्ख गांव वालों को पता चलेगा। तब एक डाकू गांव में जाकर लोगों को बताता है, सुनो गांव वालों, सुनो, तुम्हारे बच्चे हमारे पास है, इसलिए हमारे सरदार जो भी कीमत बोलेंगे वो आपको देनी होगी, वरना आपके बच्चों का क्या होगा आप जानते हैं। एक बच्चे की कीमत है 1 लाख रुपए, समझे? अब सारे गांव वाले चिंता में डूब जाते हैं कि इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से किया जाए। बच्चे प्यारे हैं तो पैसे तो लाने ही होंगे, वरना ये डाकू उन्हें बेरहमी से मार डालेगा। ये सारी बातें चुड़ैल सुन लेती है और जंगल में चली जाती है। जंगल जाकर वो देखती है कि सारे बच्चों को उन डाकुओं ने एक झोपड़ी में कैद किया होता है। अच्छा, इस गज्जू ने बच्चों को यहाँ छुपा कर रखा है। गांव वालों को तो परेशान करता ही है, मगर अब इन छोटे बच्चों को भी परेशान कर रहा है। अब वो चुड़ैल उन बच्चों को देखने उस झोपड़ी के पास चली जाती है और वहाँ देखती है तो उसकी बेटी भी उन अगवा की हुई लड़कियों में होती है। हमें तो मार डाला, अब मेरी बच्ची को भी मारना चाहता है। चुड़ैल अपने घर चली जाती है। माँ जी, मैं हूँ राधा। कौन है? कहाँ है मेरी राधा? बताएगा कोई? तभी चुड़ैल सास के सामने आ जाती है और सास उसे देखकर रोने लगती है। माँ, मैं राधा। मुझे और आपके बेटे को इस गज्जू डाकू ने मार डाला और उस जंगल में फेंक दिया, और अब मेरी बेटी को भी उसने अगवा कर लिया है। हाय राम, ये क्या बोल रही हो तुम राधा? और सुलू कहाँ है बेटी? उसने सुलू को जंगल में एक झोपड़ी में रखा है और उसके साथ गांव की और लड़कियां भी अगवा की है उसने। मैं उसे सबक सिखाऊंगी, मगर मुझे आपकी मदद चाहिए। कैसी मदद राधा? माँ जी, आपको गांव जाकर सरपंच जी और गांव के कुछ लोगों को साथ लेकर आना होगा और पुलिस को भी बुलाना होगा। वो बहुत खतरनाक है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है राधा, मैं अभी जाकर सारे गांव वालों को बुला कर लाती हूँ, मगर मुझ पर विश्वास कौन करेगा? नहीं माँ जी, सब विश्वास करेंगे। आप जाइए और बुलाइए, बाकी का मैं संभाल लूंगी। राधा की सास सारे गांव वालों को बुला कर लाती है और उन सबके सामने राधा अपने चुड़ैल के रूप में आती है और उसकी कहानी सभी गांव वालों को बताती है। अब सारे गांव वाले राधा की सास पर विश्वास रखते हैं। सरपंच और गांव के कुछ आदमी पुलिस को बुलाते हैं और उसी रात गांव वालों को लेकर राधा उस जंगल में जाती है। सारे डाकू सो रहे होते हैं। कहाँ है डाकू? वहाँ उन घनी झाड़ियों के बीच में, और वहाँ पे उसकी एक झोपड़ी भी है जिसमें उसने गांव की सारी लड़कियों को कैद किया हुआ है। चलो पहले लड़कियों को छुड़ा कर लाएंगे। रुको, पुलिस को आने दो। अब तक बहुत सारे मासूम लोगों की जान जा चुकी है, इसलिए अब नहीं। जो भी फैसला लेना है सोच समझ कर लेना होगा। तभी पुलिस आ जाती है। अब पुलिस के साथ साथ सरपंच, राधा और गांव वाले जंगल में इधर उधर फैल जाते हैं। कहाँ बच के जाओगे अब? आया ना उठ पहाड़ के नीचे। कौन है भाई? आवाज तो आ रही है मगर कोई दिखाई नहीं देता। राधा उसके सामने आ जाती है। उसको वहां देख गज्जू बहुत डर जाता है और भागने लगता है। चुड़ैल उसके पीछे भागकर उसे धक्का देकर गिरा देती है। अरे अरे छोड़ दो चुड़ैल, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मुझे मारा और पूछते हो कि क्या बिगाड़ा है? मेरा परिवार बर्बाद कर दिया है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम इसे मत मारो, इसे कानून सजा देगी। अरे कानून सजा देगा तब तक ये फिर से भाग के डकैती करेगा, लोगों के खून करेगा। इससे अच्छा है कि मैं ही इसे मार डालूं। ऐसा कह के चुड़ैल उसे पेड़ से लटकाकर मार डालती है और उसके बाकी साथियों को पुलिस के हवाले कर देती है। पुलिस और गांव वाले उनकी लूट का सारा माल भी जब्त कर लेते हैं और पुलिस उन कैद किए हुए बच्चों को उनके घर वालों के हवाले करते हैं।
राधा अपनी बेटी और सास को देखकर रोने लगती है। दादी, मेरे माँ और बापू भी यहाँ पे ही आए थे ना, वो कहाँ पे है? बेटी, मैं तुम्हारी माँ हूँ और ये तुम्हारे पिताजी है। तभी सुधीर भी भूत बन के सामने आता है। वो दोनों भी रोने लगते हैं और अपनी बेटी को जी भर के देख लेते हैं। बेटी सुलू, तुम अब अपनी दादी के पास रहो, अच्छी पढ़ाई करो और अपनी दादी की हर एक बात मानना। मैंने इसे मार के मेरा बदला तो पूरा किया, मगर मेरी बेटी को इस जल्लाद ने पूरी जिंदगी अनाथ बना दिया। अब आपको ही इसका ध्यान रखना होगा माँ। अरे बहू, चिंता ना कर, मैं सब संभाल लूंगी। मेरे जीते जी मेरी नातिन अनाथ नहीं हो सकती। अपनी बेटी को अलविदा करके उन दोनों की आत्मा को शांति मिल जाती है और वो गायब हो जाते हैं। अब डाकू को लेकर पुलिस चली जाती है और सारे गांव वाले अब उन बच्चों को छुड़ाकर अपने अपने घर ले जाते हैं। इस तरह चुड़ैल राधा सभी गांव वालों की जान बचा लेती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा।